स्टूडेंट्स, बच्चों आज क्या करने वाले हैं हम प्रश्न बैंक में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। जो पार्ट सी के क्वेश्चन है बच्चों मैंने खुद ऑब्जर्व करके देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं ना आज के, कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में यहाँ से आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है ना, तो लग जाइए पढ़ाई में क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और हम पढ़ाई के बहुत करीब हैं। सफलता हमें मिलेगी क्योंकि हम सब मेहनत से घबराते नहीं है। आइए बच्चों आगे का क्वेश्चन बैंक जो है वो केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है हमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट नहीं मिले, हमें उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट नहीं मिले, तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन बैंक के खजाना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। आइए बच्चों आगे का सॉल्व करते हैं और स्टार्ट कौन सा करने वाले हैं बच्चों, यहाँ से करने वाले हैं अपन पार्ट 6। जब पार्ट 6 यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पार्ट जो है आपका 5 तक वीडियो बना चुके हैं। आप एक बार इसमें देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक देने वाले हैं पूरे 5 पार्ट्स के। प्लेलिस्ट डाल देंगे, प्लेलिस्ट आप खोल के देख लीजिएगा लिंक, उसमें आपको जो प्रीवियस जो है पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना पार्ट सी जो यहाँ से होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पार्ट सी आपको हम आज सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी नियम की 2 सीमाएं। बच्चों ये गैसों की विलेयता संबंधित है। तो पहली तो सीमा ये है जब गैसों को विलय करें तो दाब अत्यधिक ना हो। बच्चों आप हमसे कहते हैं कि इनके आंसर्स दे दीजिए मैम, हमें आंसर दे दीजिए, तो बच्चों आप साथ साथ सॉल्व कर ही लीजिए ना, आपके पास डाउनलोडेड तो होगी PDF, तो बाद में देख लीजिएगा आंसर किसका क्या होगा। जिसका आंसर लगता है आपको नहीं आता आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों ये सारा जो मैं लिखती हूँ ना इसमें पॉज ये सारा सेव नहीं होता है, ये सारा हट जाता है यहाँ से जो भी मैं इसके अंदर लिखती हूँ, इसलिए मैं सॉल्व PDF आपको नहीं दे पाती हूँ। दाब अत्यधिक ना हो और ताप बहुत कम ना हो, ये इसकी बच्चों यहाँ से क्या है लिमिटेशन है। प्रेशर शुड नॉट बी एक्सीड एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो। आदर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं यहाँ से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। एक उदाहरण क्यों खूब सारे लीजिए ना उदाहरण, NHN, N पेंटेन, तो यहाँ से C6H5Cl, C6H5 Br ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, एक आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या होगा आंसर, HCl गैस बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक विलेय क्यों है। तो HCl गैस जो होती है बच्चों ये एक प्रकार की ध्रुवीय गैस होती है, माइनस और ये प्लस, और पानी जो होता है ये भी ध्रुवीय होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पानी और HCl गैस दोनों की प्रकृति ध्रुवीय है, अतः यह पानी में अधिक विलेय होगी, जबकि बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है, अतः यह ज़्यादा विलेय नहीं होगा। परासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो जो परासरण होता है बच्चों ये होता है अपना निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, मतलब विलेय की सांद्रता जहाँ कम होती है तो निम्न सांद्रता से कहाँ होता है उच्च सांद्रता की ओर होता है परासरण, जबकि विसरण जो होता है वो उच्च सांद्रता से, ये वाला विसरण जो होता है डिफ्यूजन, ये उच्च से कहाँ होता है निम्न की ओर होता है। यदि शुद्ध जल में NaCl घोला जाए तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव यहाँ से पड़ेगा। तो बच्चों जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, क्या होगा अधिक हो जाता है। वो आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो हम बता दें जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, मतलब आप ऐसे समझिएगा ये अपने पास क्या है पानी है, ठीक है, इसके ऊपर नमक डाला तो हमने नमक के कण यहाँ से आ गए, ठीक है, तो यहाँ से जो जब इसको गर्म किया जाएगा तो वाष्प किसकी बनेगी, वाष्प बनेगी केवल पानी की। नमक के नीचे जो पानी का कण है, नमक के नीचे जो पानी का कण है उसकी वाष्प नहीं बन पाएगी, इसलिए वाष्प दाब क्या होगा धीमा गति से बनेगा। तो हम कह सकते हैं जब अवाष्पशील विलेय घोला जाता है बच्चों तो यहाँ से वाष्प दाब में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी आने पर उसे वायुमंडलीय दाब तक बराबर लाने के लिए उसे अधिक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो गया क्यों, क्योंकि वाष्प दाब कम बनता है, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक बराबर लाने के लिए उसे और अधिक गर्म करना पड़ता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये होता है बच्चों परसेंटेज, द्रव्यमान मतलब W और ये V। तो 100 ml विलियन में घोले गए पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। सूत्र होता है WA × V × 100। तो 100 ml विलियन में घोले गए पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में। अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। 2 अणुसंख्या गुणधर्म 4 दे रखे किताब में, एक तो है अपना क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अणुसंख्या का मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट,
हिमांक में अवनमन, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। और क्या है अपने पास, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और एक है अपना परासरण दाब। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो गया अपने पास। 1 लीटर पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज और 12 ग्राम यूरिया घोला जाता है तो किसका। बच्चों ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन जो है डाला था, और इसका वीडियो जो है वो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से पूरा आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर है, इसी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस क्वेश्चन के लिए, तो देख लीजिएगा वहाँ से। आंसर है बच्चों इसका यूरिया। यूरिया का ज़्यादा होगा क्योंकि यूरिया के मोल होंगे 12/60 बराबर 0.2 मोल, और ग्लूकोज के मोल होंगे 18/180 बराबर 0.1। 180 ग्लूकोज का द्रव्यमान है और यूरिया का होता है मोलर मास 60, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी का अपने पास क्वथनांक ज़्यादा होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर m/20 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो बच्चों परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। तो C कितना है 1/20, R की वैल्यू क्या होगी 0.0821 होगी इसमें लीटर वाले में, और टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, तो 273 में 27 को जो इंटू कर दीजिए कितना आ जाएगा 300। अब मेरे हिसाब से आप इसको कर लेंगे, 15 को गुणा कर दीजिए, 0.0821 से 15 को गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 एकम 15, यहाँ से लगी 1, 5 15 30, 30 का 0, यहाँ से लगी कितना आ गया 15 दूनी 30 और 1 31, 31 का 1, यहाँ से लगी 3, 15 8 120, 120 और 3 123, तो 123 और ये आ गया अपने 12, तो ये आ गया आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आंसर आ गया 1.23। आदर्श और आदर्श विलयन में एक अंतर लिखिए। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श वाले राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H मिक्स जो होता है बच्चों 0 होता है, और अनादर्श के लिए क्या लिखोगे नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ आयतन में परिवर्तन 0 होता है, यहाँ क्या लिखेंगे अनादर्श में डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा आंसर। आगे देखिए, एक विलयन है जिसमें AA और BB मतलब विलेय और विलायक का अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल से प्रबल है। बच्चों अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि किसका आकर्षण बल ज़्यादा है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। अगर AB का आकर्षण बल ज़्यादा है, ठीक है, तो यह विचलन होता है बच्चों ऋणात्मक प्रकार का, और अगर AB का आकर्षण बल कम है, ठीक है, तो ये विचलन होता है धनात्मक। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं पूरी तरह से ऐसे कैसे है, क्योंकि मुझे थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि किसका ज़्यादा कह रहा है। AB का अगर आकर्षण बल ज़्यादा है, ये कह रहा है विलायक विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है, मेरे हिसाब से कह रहा है कि AB का आकर्षण बल ज़्यादा है, तो ये विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। आप समझिए यहाँ से, अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल A है और ये मॉलिक्यूल अपना B है, अगर इनका आकर्षण बल ज़्यादा हो गया, इनका आकर्षण बल क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो ये सारे कण क्या आ जाएंगे बच्चों पास पास आ जाएंगे, मतलब पहले की तुलना में आयतन क्या होगा घट जाएगा, और डेल्टा V का मान कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आयतन में घटना शुरू हो जाएगा, और आयतन अगर घटने लग गया तो इसका मतलब विलयन कैसा हो गया ऋणात्मक विचलन। और अगर आकर्षण बल कम हो गया तो कण कैसे जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे, कण दूर होगा तो आयतन बढ़ेगा, डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा, तो धनात्मक विचलन हो जाएगा। आगे देखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। स्थिर क्वाथी का मतलब अपने आप ही है एजियोट्रॉप, स्थिर जो चीज़ क्या होगी यहाँ से स्थिर होगी, अर्थात जो कांस्टेंट है, क्वाथी मतलब क्वथनांक, मतलब ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक बच्चों क्या होगा स्थिर होगा, तो वह स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। परिभाषा क्या करें कि हमने एक विलयन लिया, जैसे मान लीजिए ये विलयन है अपना एल्कोहल प्लस पानी का, ठीक है, ये मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। परसेंटेज दी जाती है कि अल्कोहल की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब इस विलयन को उबाला जाता है तो एक ऐसा विलयन जो अपने संगठन में परिवर्तन किए बिना वाष्प में एक ही बिंदु पर एक ही टेम्परेचर पर अपने संगठन में परिवर्तन किए बिना उबलता है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण क्या होगा एथेनॉल प्लस H2O। आगे देखो, परासरण दाब की सहायता से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। परासरण दाब का सूत्र होता है पाई V इक्वल्स टू NRT, और N होता है यहाँ से मोलर मास, तो पाई V बराबर Na अपॉन इसका हो जाएगा NWA बटा MA गुणा RT। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ से विलेय का अणुभार निकालना है, M निकालना है, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों WA बटा पाई V इंटू RT बराबर MA। इससे आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, इसमें
किसी विलयन में घुले हुए विलय की भिन्न और विलयन के वाष्प दाब के अवनमन में क्या संबंध है। देखिए बच्चों, पहले अपन वाष्प दाब का अवनमन लिख लेते हैं। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है या विलयन का, विलायक का ज़्यादा होता है, तो हमने विलायक का क्या लिख दिया, पी नोट। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम, तो नीचे लिख दिया। किससे परिवर्तन नाप रहे हैं, विलायक से। तो ये हो गया बच्चों अपना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये किसके समानुपाती होता है बच्चों, ये समानुपाती होता है विलय की भिन्न के। मतलब जितनी ज़्यादा विलय की भिन्न होगी उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब में अवनमन होगा। तो ये अपना सूत्र होता है बच्चों। यहाँ वापस देख लीजिए, पी नोट होता है विलायक का, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, विलयन का कम होता है, इसलिए घटा दिया। तो ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। किससे निकाला जा रहा है, विलायक से, विलयन से या विलायक से, विलायक से। तो पी नोट आ गया बराबर, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर नमक या फिर कोई भी चीज़ मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा वाष्प दाब का अवनमन होता जाएगा, इसीलिए क्या आ गया, विलय की मूल भिन्न। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस है बच्चों क्वेश्चन, कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए बच्चों। तो बच्चों देख लीजिए, दैशिकता के आधार पर अंतर क्या होंगे, कि यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस तो होते हैं बच्चों विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों समदैशिक। मतलब किसी भी स्थान से, जैसे ये होता है अपना, ये अवयवी कण है ना। अब यहाँ से अपन इस तरह से निकालते रहे, एक तो इस तरह से निकाली और एक इस तरह से निकाली, तो यहाँ दोनों दिशाओं से किरण के दोनों ओर अवयवी कण जो होते हैं, ये इस तरह से दिखा दिया हमने। कैसे दिखा दिया ये देखिए, थोड़ा ढंग से चित्र बना देते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या है, एक चित्र बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक चित्र बना रखा है आपने, एक किरण यहाँ से गुजारी, ठीक है, एक किरण आपने यहाँ से गुजारी, तो हम देखते हैं कि दोनों ओर से जो किरण भेजी जाती है वहाँ पर इनके मान क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बिंदु हैं और यहाँ पर भी, यहाँ समान है ए बी के चारों तरफ, और सी डी ये जो उस ये भी है इसके असमान है, जो कि सी डी में क्या है, कण समान है। तो अगर अलग अलग मान प्राप्त होता है तो विषमदैशिक है, और समान मान प्राप्त होते हैं तो ये कैसा कहलाता है, समदैशिक। तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अब तीसरा, सॉरी 90 का दूसरा, त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्राइक्लिनिक। त्रिनताक्ष, तीनों नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिनताक्ष को तीनों नहीं। मतलब तीनों नहीं का मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, एल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ना तो अक्षीय दूरियां बराबर है और ना ही अक्षीय कोण बराबर है। यहाँ से आगे कहता है ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बताइए। और इस विधि द्वारा, ये तो चित्र तो आप देख लेंगे बच्चों, ये वाला चित्र है, इस तरह से 2 हैं, यहाँ पर क्या बनी हुई है, बर्फ़ भरी हुई है, यहाँ से 2 तार लगाए जाएंगे, है ना, यहाँ से आर्क उत्पन्न हो जाएगी, एक प्लस होगा और एक माइनस, ये वाला चित्र बनेगा इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए किस इस द्वारा किन धातुओं का, इस तरह से आंसर दे लीजिए। आंसर 2 धातु बतानी है, एक तो सोना ले लीजिए और एक चांदी ले लीजिए। एक क्वेश्चन बता देते हैं, कैसियस पर्पल, ये याद रखिएगा, कैसियस पर्पल क्या है, तो सोने का कोलाइडी विलयन कैसियस पर्पल कहा जाता है। यही आपको बता दिया है, कैसियस पर्पल क्या है, सोने का कोलाइडी विलयन है। चल आगे बात करते हैं यहाँ से, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि फिटकरी में होते हैं बच्चों Al+3 आयन। अब जो कह रहे थे 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, तो ये 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आएंगे 5वें के अपने पास। तो Al+3 आयन होते हैं, जबकि पानी में क्या मिली होती है, मिट्टी। मिट्टी में कण कैसे होते हैं, मिट्टी के कण पे आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव आवेश होता है। एल्यूमिनियम पे कौन सा है, +3 आवेश है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दोनों कण क्या कर देंगे, स्कंदित कर देंगे, जिससे पानी शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः कम क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनका विन्यास जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है, NH2NP6 होता है, बाह्यतम कोश विन्यास पूर्ण होता है। बाएं से दाएं जाने पर प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 16 वर्ग की अपेक्षा अधिक होता है। तो कह रहा है कि 16 वर्ग की अपेक्षा, एक सेकंड, एक आवर्त में बाएं दाएं जाने पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 वर्ग की, बच्चों अभी इसने है ना क्वेश्चन अधूरा दिया है ये वाला। अभी 16 वर्ग का मतलब हो गया
NH2NP4। अब कह रहा है किसकी अपेक्षा, अब आंसर दिया नहीं। अगर ये 15वें वर्ग का कहता तो हम ये कह सकते हैं ये 15वें वर्ग आएगा। बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक है कि 15वें वर्ग की आनंद एंथैल्पी तो होती है ज़्यादा और 16वें वर्ग की होती है कम। तो ये तो हो गया 16वां और ये हो गया 15वां। ज़्यादा किसकी होती है, NH2NP3, क्योंकि जो विन्यास होता है ये अर्धपूरित विन्यास है पी कक्षक का, जबकि इसमें अर्धपूरित नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चों, ये वाला है ना, इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट। मैंने कराया भी हुआ था, एक 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था कि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और देखिए क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन वीडियो पहले बना दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉपर नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट है तो NO गैस और ये हो गया H2O, और कॉन्सेंट्रेट है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो हम आपको बता दें बच्चों यहाँ से कि जो अक्रिय प्रभाव होता है इसका मतलब क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। NS के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ब्लॉक में NH2 इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं ना NH2NP1, तो ये इलेक्ट्रॉन ये अक्रिय प्रभाव दिखाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से 2 कम इलेक्ट्रॉन, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना अक्रिय प्रभाव कहलाता है। ये तो एक लाइन की बात हुई, 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। जैसे मान लीजिए वर्ग 13 है, इसकी होती है +3, किसकी, वर्ग 13 की कितनी होती है +3, तो 2 कम दिखाएगा +1। और ये किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ से D या F कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, उस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 2 कम प्रदर्शित होती है, क्योंकि D या F कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पड़ता है। एक लाइन में तो ये आ जाएगा। भूरी वाले परीक्षण बच्चों ये नाइट्रेट आयन के लिए होता है, भूरी वाले परीक्षण, और यहाँ से इसकी समीकरण आएगी। भूरी वाले परीक्षण किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए, और समीकरण क्या आएगी, नाइट्रेट आयन, इसमें मिलाते हैं फेरस सल्फेट, इसका मतलब Fe+2 आयन, और साथ में मिलाते हैं H2SO4 मतलब H+ आयन, तो NO3- किस में चेंज हो जाता है, NO में। Fe+2 किस में चेंज हो जाता है, Fe+2 चेंज हो जाता है बच्चों Fe+3 में, और H+ का क्या बन जाता है, H2O। अब वापस इन तीनों को लिखेंगे, NO Fe+3 की जगह लिखना है Fe+2 और साथ में H2O, बनेगा क्या है यहाँ से FeNO H2O का होल 5, और ये हो गया यहाँ से NO। आवेश कितना जाएगा +2, लेकिन Fe का ऑक्सीकरण होता है बच्चों +1, और ये जो संकुल आपके सामने बना है यही इसी की बनती है ब्राउन रिंग। ठीक है, तो ये वाली इसकी रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये भी हमने इंपॉर्टेंट बताई हुई है बच्चों आपको। आगे देखें अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया तो हाइड्रोजन बंध बनाता है लेकिन PH3 नहीं बनाता, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण। ठीक है, ड्यू टू साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है इसीलिए आसानी से हाइड्रोजन बंध बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी आकार भी तो छोटा होता है इसलिए छोटे के साथ छोटा ही मिलेगा। फास्फोरस में P का आकार बड़ा होता है। ओजोन की अनुनादी संरचना ये तो 11th क्लास में भी थी, तो आप ऐसे थोड़ी भूल सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से ओजोन है, अगर 1 बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड है 2 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर। इसी तरह से हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ से ये लोन पेयर हो गया, ये 1 लोन पेयर हो गया, और ये 2 लोन पेयर हो गए। और इसकी अगर अपन अनंका संकर बनाएं तो बच्चों ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया ओजोन की अनुनादी संरचना। क्या कारण होता है H2O द्रव अवस्था में, H2S अवस्था में, तो जो 15 का आंसर है हाइड्रोजन बंध के कारण, कि पानी में हाइड्रोजन बंध होता है इसलिए लिक्विड H2S में नहीं होता है। एक्वारेजिया क्या है बच्चों, एक्वारेजिया होता है 3 भाग HCl, ठीक है, और 1 भाग HNO3। इसका एक उपयोग क्या है, ये सोने जैसी धातुओं को भी घोल सकता है, गोल्ड है जो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। 16 वर्गीय तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीजन अवस्था नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, +4 का बढ़ता है। क्यों, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। बच्चों नीचे वाले जो यौगिक होते हैं, नीचे वाले जो तत्व होते हैं, इनमें अक्रिय प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, अर्थात ये NS के इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाते अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, क्योंकि नीचे वाले तत्वों में अक्रिय प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे वाले तत्वों में D व F कक्षक होती हैं जिनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पड़ता है, और S के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाते। 16वें का एक लाइन का उत्तर है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। 16वें वर्ग के उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जो रेडियोधर्मी तत्व है।
पहले तो सत्य के तत्व लिख देते हैं, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। तो ये एस्टेटीन है ना, ये रेडियोधर्मी है। अब ये दूसरे आवर्त का है, ये तीसरे आवर्त का, ये चौथे का, ये पांचवे का और ये छठे का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है बच्चों। तो एक सेकेंड, कैसे बता रखा है इसमें, हरि नारायण और करा एक्स। तो यहाँ से जिनोन छठे वर्ग का है तो 6H2 6P कौन सा है 17वां, तो 5 हो गया। 6 से 1 कम 5, 5 में कितनी आ जाएंगी 5D, 4 से 1 कम F और ये हो गया 4F 14। तो यही होगा इसका एस्टेटीन का विन्यास बच्चों। आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है बच्चों, वर्ग 17 की होती है विद्युत ऋणता। उस तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ये होता है NH2NP5 होता है। आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करने वाला तत्व बच्चों ये क्लोरीन है। क्या है आंसर इसका, क्लोरीन। प्रथम संक्रमण तत्व के बच्चों पार्ट सी जो मैं करा रही हूँ ना, मैं आपको गारंटी से दे सकती हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अब तक इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन पार्ट सी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, जरूर से कर लीजिएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जो केवल एक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है बच्चों, इसका नाम है स्कैंडियन और यह केवल +3 प्रदर्शित करता है। अति भारी तत्व क्या है, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाएंगे, अति भारी तत्व। बच्चों आप हमसे पीडीएफ की मांग करते हैं, तो सॉरी बच्चों पीडीएफ हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे को हटाने पड़ते हैं, मिटाने पड़ती है, जगह नहीं होती है मेरे पास। तो आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके छोटा छोटा लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि आपको नहीं आता है, आप उसी का आंसर डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व अति भारी तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूरेनियम के बाद जो भी आते हैं, प्लूटोनियम आता है, नेपच्यूनियम आता है। अच्छा क्वेश्चन है। वुड्स अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, RX की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दीजिए शुष्क ईथर में। जब शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से RR और NaX बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अभिक्रिया पूछी जाती है, C2H5Cl की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में कराएंगे तो ब्यूटेन प्राप्त होता है, C4H10 इसका डबल। डार्जन अभिक्रिया देख लीजिए क्या होती है। चलिए डार्जन अभिक्रिया हम यहाँ सॉल्व करवा देते हैं आपकी। ये होती है बच्चों अल्कोहल के साथ, ROH। रिएक्शन किसके साथ होती है, SOCl2 के साथ होती है। इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए क्या बनेगा, और ये उपस्थिति में होती है पिरिडीन की में, ठीक है। तो RCl + SO2 + HCl। बच्चों आगे को क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 19 के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। देखिए कितने क्वेश्चन है इसके बाद। ये बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पार्ट सी खत्म होगा 40 क्वेश्चन पे, तो आपका लगभग आधा सॉल्व करवा दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हाफ करवा देंगे आपका सॉल्व। चलिए बच्चों तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, हम आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे वीडियो नेक्स्ट भी। धन्यवाद बच्चों हमारे चैनल को इतना आगे तक सपोर्ट करने के लिए। अब तो बच्चों प्रैक्टिस रह गई है, फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे ये देखो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक से कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। और जो बच्चे लगातार चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं डेफिनेटली 101% कह सकती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो इसकी मैं गारंटी से कह सकती हूँ। कितने आएंगे मैडम, 40 नंबर आ जाएंगे क्या, 50 नंबर का आ जाएगा क्या? तो बच्चों ऐसे थोड़ी करते हैं, अपन हार्डवर्क करेंगे, अपना हार्डवर्क जरूर पक्का परिणाम में बदलेगा, नंबर आप अच्छे ही लेकर आएंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट